नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम मतलब जीएफ एंड एआर। और इससे पहले हमने जो अध्याय 1 है वो कंप्लीट एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उससे आप वो सारी वीडियोस देख सकते हो। मतलब अभी हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले 3 वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है, जिसमें जो पार्ट आपके अध्याय 1 है वो आपको कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। आज की क्लास में हम जो अध्याय 2 है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट करें आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले बात आती है कि जो अध्याय इसमें 2 है उसका नाम क्या है। तो देखो, अध्याय 2 के बारे में हम देखें। अध्याय 2, इससे पहले कल मैंने क्वेश्चन करवाया था उसका, लेकिन अपन वापस शुरू करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अध्याय 2 पढ़ना होगा। तो जो अध्याय 2 है उसको मैं अलग से वापस शुरू कर रहा हूं, जिससे आपका रिवाइज भी हो सके, आप वापस चीजों को रिवाइज कर सको। तो देखो, स्टार्ट करें। अध्याय 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखें अध्याय 2 का नाम क्या है। इसका नाम है वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली। अब देखो, इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है। इसके नाम से पता चल रहा है कि वित्तीय प्रबंधन मतलब जो वित्त है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। साथ ही क्या लिखा हुआ है, नियंत्रण की सामान्य प्रणाली मतलब इसको नियंत्रित कैसे किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो वित्त है, जो धनराशि है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार से खर्च कर रहा है या स्वयं के लाभ के लिए खर्च कर रहा है। तो इससे संबंधित सारे जो नियम है वो किसमें लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 की बात करें हम तो इसमें 5 से लेकर 26 तक के नियम शामिल है। मतलब हमें कहां से कहां तक पढ़ना है इसमें, अध्याय 2 में। तो अध्याय 2 में हमें 5 से लेकर 26 तक के नियम पढ़ने हैं। तो देखो, स्टार्ट करें हम आज। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले मैंने कल की क्लास में लास्ट में पढ़ाया था, अपन वापस इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें शुरू से स्टार्ट करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्याय 3 के संबंध में सत्य कथन है। तो पहला कथन क्या लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त की गई कोई भी राशि अविलंब मतलब बिना देरी के राजकीय खाते में जमा की जानी चाहिए। तो देखो, बात करें हम बात करें नियम 5, 6 और 7 की। ये जो 3 नियम हैं, ये है धन की प्राप्ति के संबंध में। मतलब जो आपके नियम 5, 6, 7 है, ये धन की प्राप्ति से संबंधित है। तो इसमें देखो, ये जो नियम है आपके कि सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त की गई कोई भी जो धनराशि है उसको अविलंब मतलब बिना देरी के राजकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए। और ये चीज किसमें लिखी गई है, तो ये लिखी गई है, आपको याद होगा, नियम 5 में। फिर देखो आगे बढ़े, और ये कथन क्या है, सत्य कथन है। फिर देखो आगे लिखा हुआ है कि सरकार की अभिरक्षा में, अभिरक्षा मतलब सरकार की कस्टडी में प्राप्त धनराशि को कोषागार नियमों के अनुसार, जो ट्रेजरी रूल है उसके अनुसार, राज्य की संचित निधि या फिर राज्य की जो लोक लेखा निधि है उसमें जमा किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य है। और ये भी किसमें है, ये है आपके नियम 6 में। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, धन की प्राप्ति। अब देखो, इसमें क्या किया जा रहा है कि अविलंब राज्य के खाते में जमा कराना चाहिए। तो किसमें आ रहे हैं, सरकार के खाते में आ रहे हैं, मतलब धन की प्राप्ति हो रही है। फिर देखो, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि संचित निधि या राज्य की लोक लेखा में जमा किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में भी किसकी बात की जा रही है, धन की प्राप्ति के बारे में बात की जा रही है। तो ये दोनों सत्य कथन है। और देखो, राइट ऑप्शन कौन सा जाता है, ए और 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य है। फिर देखो आगे बात करें हम। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि सरकारी बकाया या सही एवं शीघ्रता से निर्धारित संग्रहण एवं लेखांकन पर उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिए का उल्लेख जीएफएनआर के किस नियम में है। अब देखो, पहले तो क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि सरकारी बकाया मतलब सरकार का कुछ बकाया धन हो, उसे सही मतलब अच्छी तरह से, शीघ्रता से मतलब जल्दी से निर्धारण मतलब उसका निर्धारण होना चाहिए, और संग्रहण करके लेखांकन कर उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। इसके बारे में बात किसमें की गई है, तो देखो ये बात की गई है आपके नियम 7 में। तो इससे आपको क्या समझ आया कि अभी तक हमने नियम 5, 6 और 7 ये पढ़ लिए हैं। और ये सभी किससे संबंधित है, ये है आपके धन की प्राप्ति की, सरकार को धन की प्राप्ति कैसे होगी उसके संबंध में बात की गई है। फिर देखो आगे बात करें हम। आगे लिखा है कोषागार में धनराशि आहरित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। तो ये किसकी बात की जा रही है, इसकी बात करें तो ये है नियम 8।
नियम 8 की हम बात करें तो नियम 8 में लिखा गया है कि जो धन है, जो धनराशि है, उसका व्यय और भुगतान है वो किस प्रकार किया जाएगा। मतलब व्यय और भुगतान है उसकी सामान्य शर्तें। ये बात किसमें की गई है, तो ये बताया गया है नियम 8 में। इस नियम 8 है उसमें 3 शर्तें बताई गई है कि आपको धन का आहरण करना है, धन को निकालना है, तो उसकी सामान्य शर्तें क्या होगी। हमें क्या पूछा है, सत्य कथन पूछा है। तो देखो कथन 1 के बारे में हम पढ़े, क्या लिखा हुआ, भुगतान करना आवश्यक होने तथा नियमों और सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यय भुगतान किए जाने हेतु प्राधिकृत होने पर ही राशि आहरित की जानी चाहिए। अब सबसे पहले तो हमें कथन को समझना है कि कथन बोलना क्या चाह रहा है। तो इसे लिखा हुआ भुगतान करना आवश्यक होने पर। तो एक चीज तो क्या है कि आप तभी मतलब धनराशि निकाल सकते हो जब क्या हो, आवश्यक हो, बहुत ज्यादा आवश्यकता पर ही निकालोगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, साथ ही नियमों मतलब जो नियम है और जो सक्षम प्राधिकारी है उसके आदेश पर ही व्यय और भुगतान किया जाना हेतु प्राधिकृत होने पर ही राशि निकालेंगे। मतलब पहली बात तो आवश्यकता होनी चाहिए, दूसरी बात है जो नियम है नियमानुसार ही निकालनी जानी चाहिए, साथ ही जो सक्षम प्राधिकारी है उसके आदेश भी होने चाहिए, उसके अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, राशि को आहरित कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाता है। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि आवंटित बजट की व्यापक व्यपगत होने से बचाने के लिए राशि को आहरित कर बैंक खाते अथवा लोक लिखे में जमा किया जा सकता है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो आवंटित बजट किया गया है उसके व्यपगत, व्यपगत मतलब क्या होता है, लैप्स हो जाता है। यदि देखो कुछ टाइम पीरियड होता है उसके लिए बजट रखा जाता है। अब मान लो कि आपके पास 2 करोड़ रुपए का बजट है और आपको पता चला कि 31 मार्च को ये क्या होगा, बजट है वो लैप्स हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, उस बजट को बाहर नहीं निकालना है। ऐसा नहीं आपको क्या पता चले कि भाई अब तो 10 दिन बाद में ये जितना भी जो पैसा है ये लैप्स हो जाएगा और उस आप जो जितना भी पैसा है उसको बाहर निकाल कर किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो ये उचित नहीं है। लेकिन आप इस कथन को ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, आवंटित बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशि को आहरित कर बैंक खाते अथवा लोक लेखे में जमा किया जा सकता है। तो ये गलत हो जाता है। ये गलत ऐसे इसलिए हो जाता है कि आप क्या नहीं कर सकते हो, मतलब बैंक या लोक हित में जमा कराना निषेध है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, यदि उसे ये पता लगे कि जो धनराशि है वो लैप्स होने वाली है, वो खत्म होने वाली है, मान लो आप उनको पता लगे कि 31 दिसंबर को क्या होगा कि जितनी भी जो राशि है वो लैप्स हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, जो जो राशि है उसको निकाल कर लोक लेखा या किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। जबकि ये उचित नहीं है, किसी भी प्रकार की जो राशि लैप्स होने वाली हो तो उसे किसी भी बैंक या लोक लेखे में जमा करवाना निषेध है। अब हमसे क्या पूछा है, सत्य कथन, तो देखो कौन सा सत्य है, एक सत्य है तो केवल एक है वो सत्य हो जाता है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीजें किसमें लिखी गई है, ये लिखी गई है आपके नियम 8 में। फिर देखो आगे देखें, आगे लिखा हुआ है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 9 के संबंध में सत्य कथन है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि नियम 9 में क्या लिखा गया है। तो देखो नियम 9 की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि जो लोक लेखा है, लोक लेखा निधि है, लोक लेखा निधि से व्यय करने की सामान्य शर्तें, कि जब राशि है वो किसमें निकाली जाए, लोक निधि से निकाली जाए, तो उसके लिए सामान्य शर्तें क्या होगी, उसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो उसका उल्लेख किया गया है जीएफ एंड आर के नियम 9 में। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो नियम 9 है वो क्या कहना चाहता है। अब हमें बताना क्या है कि इन दोनों कथन में से सत्य कथन कौन सा है, क्या बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। अब देखो कथन 1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, सरकार अथवा सरकार द्वारा विधित रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा व्यय की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। मतलब यदि आप क्या करना चाहते हो कि लोक निधि है उसमें से पैसा निकालना चाहते हो, तब आपको क्या करना होगा कि जो विधित रूप से प्राधिकृत अधिकारी है, मान लो जो डीडीओ है, उसके व्यय की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप पैसे निकाल सकते हो। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। जो प्राधिकारी है, जो मतलब विधित अधिकारी है, उसको क्या होना चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है कि संबंधित वर्ष हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए। मतलब लोक लेखा में से पैसे तभी निकाल सकते हो, हम देखो ये चीजें समझो कि यदि हमें पैसे निकालने हो तो उसमें क्या हो कि हमारे पास संसद में बजट प्रावधान होना चाहिए।
अब देखो संसद में क्या होता है, बजट पेश किया जाता है, बजट पास हो जाता है, तो बजट में लिखा हुआ रहता है कि कितने पैसे कहाँ निकालने हैं, कितनी धनराशि आने वाली है, क्या कहाँ जो सरकार है वो पूरे साल भर में कहाँ-कहाँ पैसे खर्च करेगी, वो सारी चीजें किसमें लिखी होगी, बजट में लिखी होगी। तो देखो इसमें कथन में क्या बताया गया है कि पहली बात तो क्या होना चाहिए कि जो प्राधिकारी है उससे स्वीकृत होनी चाहिए राशि। दूसरी बात क्या है कि जो राशि है तभी हम लोक लेखा में से निकाल सकते हैं जब क्या हो, उसमें बजट में प्रावधान उसका किया गया हो। तो ये दोनों कथन है वो क्या हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों क्या है, सत्य है। मुझे बताओ ये चीज समझ में आई क्या, इंपॉर्टेंट है, वापस याद रखना कि जो लोक लेखा है, जो लोक लेखा निधि है उसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं, कब निकाले जा सकते हैं, तब एक तो क्या हो कि जो विदित अधिकारी है उसके द्वारा व्यय की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि संबंधित वर्ष हेतु बजट में प्रावधान होना चाहिए, उस जहां खर्च किया जा रहा है उसका उल्लेख बजट में होना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है इनमें से कौन सा सिद्धांत वित्तीय औचित्य के स्तर में नहीं माना जाता है। देखो वित्तीय औचित्य की बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है आपके जीएफएनआर के नियम 10 में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पिछले एग्जाम में देखोगे 2016-12 वाले में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में ही पूछे गए हैं। जो आपके अध्याय 2 है उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई नियम मानता हूं मैं, तो वो है आपके वित्तीय औचित्य के स्तर के बारे में। अब देखो इसका मतलब क्या है, वित्तीय औचित्य के स्तर के बारे का मतलब क्या है, मतलब जब भी आप पैसा खर्च करोगे तब आपके पास में औचित्य रहना चाहिए, किसी ना कोई कारण होना चाहिए, उसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। आप पैसा ऐसे खर्च करोगे जैसे आपका खुद का पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप कितना भी पैसा खर्च कर रहे हो। कोई मान लो कि ये पेन है, ये पेन मान लो आपको बाजार में 500 रुपए का मिल रहा है और आपको ऐसा लगेगा तो सरकार का पैसा है, आपने 5,000 में खरीद रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको वित्तीय औचित्य रखना है। तो देखो इसके बारे में हम बात करें तो लिखा हुआ है कि स्तर में नहीं माना जाता है, मतलब ऐसा कौन सा इसमें से जो कथन दिया गया है ऑप्शन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि वित्तीय औचित्य के स्तर में नहीं माना जाता है। पहला लिखा हुआ है भत्ते लाभ का स्रोत होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है अवसर की मांग के अनुसार व्यय होना चाहिए। तो देखो ये तो वित्तीय औचित्य है, तो ये तो बिल्कुल सत्य हो जाता है। लिखा हुआ है कि अवसर की मांग के अनुसार व्यय, मतलब जितनी मांग है उतना ही व्यय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मांग मान लो कि 5 करोड़ का हो और आप उस पर 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, तो ये आपको क्या करना है, नियंत्रण करना है, वित्तीय का प्रबंधन करना है। मैंने शुरू में बता गया था कि इस जो नियम है उसमें किसके बारे में बात की गई है, वित्तीय प्रबंधन के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो जितने भी जो अधिकारी है उनको क्या होना चाहिए, वित्तीय औचित्य होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं है कि मांग के अनुसार ही पैसे खर्च करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मांग मान लो 5 लाख की है, आप 50 करोड़ खर्च कर रहे हो, किसी अपने कोई मान लो किसी रिश्तेदार हो तो उस पर पैसे खर्च कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि व्यय की धनराशि की तरह लोक निधि से व्यय से सावधानी, मतलब स्वयं की जो धनराशि है, स्वयं की धनराशि की तरह जैसे अपन खुद का पैसा कैसे खर्च करते हैं, मान लो आपका खुद का पैसा है, वो आप किस प्रकार खर्च करोगे। आप खुद ये पेन लेने जाओगे तो कितने में लेके आओगे, जो 500 का है तो आप उसको कम कराओगे, कहोगे नहीं भाई साहब 500 का है 450 में दे दो, जिद बहस करोगे नहीं 450 नहीं दोगे तो चलो 480 में दे दो, कैसे ही करके दे दो। लेकिन जब सरकार का पैसा हो तब भी आपको वही सावधानी रखनी है, ऐसे ही करना है जैसे कि आपके स्वयं का पैसा है। ऐसा नहीं कि सरकार का लेने के कितने का है भाई साहब, कि ये तो 500 का, एक काम करो 1000 का बिल बना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। फिर जब आगे लिखा हुआ है सभी स्तर पर पूर्ण मितव्ययता होनी चाहिए। मितव्ययता का मतलब क्या होता है आपको पता ही है हिंदी में, कि आपको जो पैसा खर्च करो उसमें मितव्यय होना चाहिए। ऐसा नहीं आप फिजूल खर्ची करने लग जाओ, जहां पर आवश्यकता ही नहीं है वहां पर पैसे खर्च कर रहे हो। एक पेन की जरूरत है आप 10 पेन ला रहे हो, चेयर की 2 की चेयर की जरूरत है आप 10 चेयर ला रहे हो, पैसे किसी और के खाते में जा रहे हैं, तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। ये सारी बातें किसमें लिखी गई है, लिखी गई है नियम 10 में। अब देखो यहाँ पर नहीं माना जाता है उसमें क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर ए, मतलब भत्ते लाभ का स्रोत होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आपके राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपकी जूनियर अकाउंटेंट 2016 में। तो आप समझ सकते हो कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो फिर देखो आगे देखें सॉरी, फिर देखो आगे लिखा हुआ है कि जीएफएनआर के नियम 10 के अनुसार वित्तीय औचित्य के सामान्य सिद्धांतों में सम्मिलित किया जाता है। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, नियम 10 पढ़ रहे हैं। और वही बात आ रही है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे क्वेश्चन इसमें सही हो जाए। जब भी कैसा भी घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तब आपको ये क्वेश्चन जो नियम 10 है वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। इसलिए मैं वापस ये देखो, अब आप क्या करोगे, यदि आपने जीएफएनआर पढ़ रखा है तो आप खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करोगे। मैंने आपको हमेशा मैं से बोलता हूं कि जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन आए क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से उसका जवाब देने की कोशिश करनी है, फिर वीडियो को प्ले करना है। अब देखो कथन ये देखें तो क्या लिखा हुआ है कि सार्वजनिक धनराशि का उपयोग
किसी एक विशेष व्यक्ति या लोगों के वर्ग के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाता है। मतलब यदि आप धनराशि खर्च कर रहे हो, आप सक्षम प्राधिकारी हो या आप बड़े अधिकारी हो, तब आपको क्या करना है, सार्वजनिक धनराशि का उपयोग किसी एक विशेष व्यक्ति, ऐसा नहीं कि वो हमारे डीआईजी लगते हैं, वो हमारे खास है, वो रिश्तेदार हैं, उन पे ही सारा पैसा खर्च कर दिया। रोड बना रहे हो तो आपके जो रिश्तेदार है उनके सामने तो रोड शानदार बन रही है और बाकी लोगों को रोड पे कुछ भी मिट्टी विट्टी मिला के रोड बना दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है, सार्वजनिक धनराशि का उपयोग किसी एक विशेष व्यक्ति के लोगों के या किसी वर्ग के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मतलब यदि आप पैसे खर्च कर रहे हो तो वो सभी के लिए यूजफुल होने चाहिए, फ्रूटफुल होने चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, व्यय अवसर की मांग में प्रथम दृष्टता अधिक का नहीं होना चाहिए। मतलब यदि हम शुरुआत में देखें, देखो इसमें कितना अच्छे से लिखा हुआ है कि व्यय अवसर की मांग में प्रथम दृष्टता अधिक का नहीं होना चाहिए। मतलब कि यदि मान लो कि आप कहीं पैसे खर्च कर रहे हो तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा। अब मान लो किसी को मैं जाके कहूंगा ये पेन भाई साहब 50,000 का है, तो कहेगा भाई साहब पागल हो रहे हो क्या, 50,000 का कोई पेन होता है क्या। तो ऐसे नहीं हो कि आपको पहले देखते ही पता चल रहा है। मान लो हाँ, अगर कोई चीज कहाँ पे जरूरत है, सरकार के कुछ ऐसा विभाग है उसमें कोई भारी मशीनरी की आवश्यकता है, वहां पर पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं, या उसका आउटपुट है वो आज के, मान लो आज कोई मशीनरी ली है, उसका आज हो सकता है कि कुछ कम यूज आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला हो, तो ऐसी चीज आप खरीद सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हो। मतलब व्यय के अवसर की मांग प्रथम दृष्टया अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर देखो सी में क्या लिखा हुआ है, किसी भी प्राधिकारी को व्यय करने की स्वीकृति की अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे आदेश देने के लिए नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके स्वयं के फायदे के लिए हो। जो सबसे ज्यादा चीज होती है यहाँ पर भारत में, उसके बारे में बात की जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि किसी भी प्राधिकारी को स्वयं, मान लो वो क्या करे, उसको अधिकार है कि वो व्यय की स्वीकृति दे सकता है, तो उसे ऐसी स्वीकृति कतई नहीं देनी चाहिए जिसमें उसका या उसका कोई निकट रिश्तेदार है उसको फायदा मिले। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा कुछ चीजें कर रहे हो या ऐसी जगह पर व्यय कर रहे हो जहां पर खुद का फायदा हो, तो बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में लिखा हुआ है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप भी यदि जूनियर अकाउंटेंट बन जाओ, कुछ बड़े अधिकारी बन जाओ, तो आपको भी ऐसे प्रयास नहीं करने हैं, या आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप से आपको फायदा नहीं होना चाहिए। तो देखो, अब आपको इसको देखोगे तो इसका सारे सही है तीनों के तीनों, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मासिक देयता विवरण किस प्रपत्र में बनाया जाता है। अब देखो सबसे पहले हम नियंत्रण अधिकारी की बात करें तो आपको याद आ रहा है कि नियंत्रण अधिकारी हमने कब पढ़ा था, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको याद है खुद से। आप देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि लाइव क्लास है, लेकिन आपको चीजों को बोलते रहना चाहिए। जैसे ही मैं बोलूं नियंत्रण अधिकारी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि नियंत्रण अधिकारी की परिभाषा हमने कहां पढ़ी थी। हमने देखो नियंत्रण अधिकारी की बात करूं तो इसकी परिभाषा हमने 2(9) में पढ़ी थी। 2(9) में हमने नियंत्रण अधिकारी की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो नियंत्रण अधिकारी है वो क्या कर रहा है, वित्तीय जो लेन देन है उसको रेगुलेट करता है, कहां पर टैक्सेस है उसकी वसूली हो रही है, वो सही से हो रही है नहीं हो रही है, सारी चीजें कौन देखता है, नियंत्रण अधिकारी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मासिक देय विवरण किस प्रपत्र में बनाया जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके जूनियर अकाउंटेंट 2012 में पूछा गया है। अब देखो इसमें बताया जा रहा है कि जो नियंत्रण अधिकारी है और उसके प्रेषित करने के लिए, मतलब उसको भेजने के लिए जो अधीनस्थ कर्मचारी है, मतलब नियंत्रण अधिकारी के नीचे जो काम कर रहे हैं अधिकारी, उसका जो मासिक वेतन विवरण है वो किस प्रपत्र में भेजना चाहिए। देखो उसका प्रपत्र है आपके GA 27। तो इसका थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, GA 27। अब GA 19 है, ये भी लिखा हुआ है, ये किसके लिए होता है, ये लिखा है व्यय के जो लेख हो हैं, मतलब व्यय के लेखों की आपको जानकारी देनी है, जानकारी प्रेषित करनी है, तो उसके लिए कौन सा है, GA 19 और GA 27। इसलिए मासिक देयता विवरण अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में पूछा हुआ है, वापस पूछा जा सकता है कि जो मासिक देयता विवरण है वो प्रपत्र है वो कौन सा है, तो वो है आपके GA 27। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वित्तीय औचित्य। अब देखो ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियम 10 को तो आपको अच्छे से याद ही कर लेना है। तो देखो क्या लिखा, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के में वित्तीय औचित्य के स्तर बाबत चर्चा की गई है। तो आपको पता ही है किसमें की गई है, नियम 10 में। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाता है। फिर देखो आगे लिखा है सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई समस्त धनराशियों को अविलंब रूप से जमा किया जाना चाहिए। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर चालू कर लेना, इससे अच्छा भालू लिख देते, चालू जालू लिखा इससे अच्छे तो देखो क्या है, चालू खाते में, चालू खाते में या सरकारी खाते में, बचत खाते में या निजी निक्षेप खाते में। मतलब यदि कोई सरकार का बकाया है उसको अविलंब मतलब बिना किसी देरी के कहाँ जमा कर देना चाहिए, तो उसको जमा किया जाना चाहिए आपके सरकारी
खाते में। तो ऑप्शन बी है वो अपने बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है जीएफएनआर के नियम 11 का संबंध है व्यय का नियंत्रण, वित्तीय औचित्य के सामान्य सिद्धांत, भुगतान में देरी से बचें, अनियमितता, छीजत, हानि एवं छल के विरुद्ध आंतरिक जांच। तो देखो हम बात करें नियम 11 की, तो नियम 11 में बात किया गया है कि व्यय का नियंत्रण, मतलब व्यय का नियंत्रण कैसे किया जाएगा, साथ ही इसमें बताया गया है कि जो नियंत्रण अधिकारी है उसके कार्य क्या क्या रहेंगे, वो क्या क्या कार्य करेगा, वो हम आगे वाले नियम में बात करने वाले हैं। तो आपको अभी तक तो ये पता होना चाहिए कि नियम 11 में किसकी बात की गई है, तो आप बता दोगे तुरंत व्यय एवं व्यय का नियंत्रण के बारे में बात की गई है। और देखो ये किसमें की गई है, 10 में बात की गई है, ये किसमें है, 12 में है, हम आगे देखते चलेंगे। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 11। अब नियम 11 कौन सा आपको समझ में आ गया, व्यय का नियंत्रण। फिर देखो आगे लिखा हुआ है के अनुसार नियंत्रण अधिकारी का कार्य क्या क्या है, मतलब जो नियंत्रण अधिकारी है कौन सा, जिसकी परिभाषा हमने किसमें पढ़ी थी, 2(9) में पढ़ी थी, उसके बारे में हमने पूछा है कि उसके कार्य क्या क्या है। तो देखो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है व्यय करने वाली इकाइयों को आवंटित धन का व्यय लोक हित में तथा उन्हीं उद्देश्यों से किया गया है जिनके लिए उसका प्रावधान किया गया था। मतलब नियंत्रण अधिकारी को क्या ध्यान रखना है कि जो व्यय करने वाली इकाइयों को आवंटित धन है, मतलब किसी में व्यय करना है, ऐसी इकाइयों हो तो उसका आवंटित जो धन है उसका व्यय लोक हित में, पहली बात तो कि जो व्यय किया गया है वो किस में होना चाहिए, लोक हित में होना चाहिए, जो पब्लिक है उसको फायदा ही मिलना चाहिए उससे, तथा उसी उद्देश्य से किया गया है, मतलब उसी उद्देश्य से किया गया है जिसके लिए उसका प्रावधान है। मतलब जो प्रावधान था, ध्यान से समझो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि पहली बात तो लोकहित में होना चाहिए, दूसरी बात उसी उद्देश्य से किया जाना चाहिए जो कि प्रावधान किया गया था, मतलब जो पहले प्रावधान बनाए गए थे उस प्रावधान के नियमानुसार उनको ये व्यय किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल देखो कार्य है बिल्कुल किसका, नियंत्रण अधिकारी का। फिर आगे लिखा हुआ है व्यय का लेखा शीर्षवार रजिस्टर्ड प्रपत्र जीए 19 में रखा जाए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले कौन सा पूछा गया है, जीए 27 पूछा गया था। देखो अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो जीए 27 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मासिक जो देय विवरण है वो कौन सा प्रपत्र है, तो वो है जीए 27। वही हम बात करें आपके जीए 19 की, तो वो इसमें किसमें लिखा गया है कि जो व्यय का लेखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्यय का जो लेखा है उसके बारे में यदि आपको क्या करना है, जो शीर्षवार मतलब अपने जो बड़े अधिकारी है उसको प्रपत्र भेजना है तो किसमें भेजेंगे, जीए 19 में। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, वित्तीय व्यय के बारे में सरकार के समक्ष उनका पूर्ण दायित्व होगा, मतलब जो नियंत्रण अधिकारी है उसका पूर्ण दायित्व होगा कि जो जितने भी व्यय किए जा रहे हैं उसमें क्या चीजें हो रही है उसका निरीक्षण करना, वो सारी चीजें जिम्मेदारी किसकी होगी, वो होगी आपके नियंत्रण अधिकारी की। तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाता है। अब देखो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, आपको पता लग गया होगा, राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी है, वो क्या है, नियंत्रण अधिकारी के कार्य है। फिर देखो आगे देखें, आगे लिखा हुआ है अनियमितताओं, छीजत, हानि एवं छल के विरुद्ध आंतरिक जांच के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। तो देखो ये जो चीजें लिखी गई है ये लिखी गई है आपके नियम 12 में। नियम 12 में क्या बताया गया है कि अनियमितताएं, मान लो ऐसी चीजें हैं जो नियमितताएं से नहीं चल रही है, उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन चीजों की जांच के बारे में बात की गई है, छीजत के बारे में बात की गई है, हानि एवं छल, मान लो कहीं छल किया जा रहा है उसके विरुद्ध आंतरिक जांच, मतलब कौन सी कि ये चीजें हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा, आंतरिक जांच होगी, ऑडिटिंग होगी, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से हमें क्या बताना है, हमें सत्य कथन के बारे में बताना है। तो देखो कथन एक क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय कार्यों में अनियमितता रोकने के लिए प्रभावी आंतरिक जांच की व्यवस्था करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नियंत्रण अधिकारी का कार्य भी है। क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी, जो नियंत्रण अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ कार्यालयों में, मतलब उससे नीचे जो कार्यालय है उसमें क्या करेगा, वित्तीय कार्यों में अनियमितता पाई जाती है तो उसके रोकने के लिए प्रभावी आंतरिक जांच, मतलब इंटरनल जो जांच है उसकी व्यवस्था करेगा। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल सत्य भी है। आगे लिखा हुआ है विभाग अध्यक्ष के कार्यालयों के लेखों की आंतरिक जांच निर्देशक निरीक्षण विभाग जोधपुर द्वारा की जाती है। तो देखो एक चीज तो हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि जो विभाग अध्यक्ष है उसके कार्यालय की जांच कौन नहीं कर सकता, नियंत्रण अधिकारी नहीं कर सकता, क्योंकि नियंत्रण अधिकारी उससे नीचे होता है। जबकि नियंत्रण अधिकारी का काम क्या है, उसके अधीनस्थ कोई कार्यालय है उससे नीचे कोई या उसके अंडर में कोई कार्यालय आता है उसकी जो इंटरनल जांच है वो करवा सकता है। लेकिन बात की जाए विभाग अध्यक्ष की या विभाग अध्यक्ष के जो कार्यालय में जो लेखे हैं उनकी आंतरिक जांच कौन करेगा, तो उनकी जांच करेंगे निरीक्षक विभाग जयपुर। तो देखो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है, ये गलत क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, जोधपुर ना आकर ये विभाग कहाँ है, जयपुर में। तो इन छोटी छोटी गलतियों से भी आपको बचना है, चीजों को सीखते जाना है। अब देखो हमें सत्य पूछा था तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बिल्कुल
करेक्ट हो जाता है। तो ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका उल्लेख किसमें है? तो नियम 12 में। फिर देखो आगे लिखा हुआ है, विभाग अध्यक्ष के कार्यालयों में रखे गए लेखों की आंतरिक जांच निर्देशक निरीक्षण विभाग द्वारा की जाती है। यदि कोई गंभीर अनियमितताएं पाई जाती है तो उसकी सूचना खालिस्तान को भेजेगा। अब देखो ये क्वेश्चन आ रखा है आपके 2012 में, और देखो मैंने यहाँ पे चीजें बताई गई थी कि विभाग अध्यक्ष है, उसके यदि कोई कार्यालय है तो उसकी जो जांच है वो कौन नहीं कर सकता? एक तो नियंत्रण अधिकारी नहीं कर सकता। साथ ही देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि विभाग अध्यक्ष के कार्यालयों में रखे गए लेखों की आंतरिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा की जाती है। और मान लो देखो यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया कि विभाग अध्यक्ष है, उसकी जांच कौन करेगा? तो उसका जांच करेगा आपके निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर द्वारा की जाएगी। लेकिन उसके आगे क्या होगा? तो देखो विवेक द्वारा जांच की जाती है और यदि कोई गंभीर अनियमितताएं पाई जाती है तो उसकी सूचना किसको भेजा जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप सोच सकते हो कितने डीप क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यदि आप सारी चीजें पढ़ते हो, इन सब चीजों को आप समझ गए हो तो आप आसानी से कर पाओगे। ये क्वेश्चन 2012 में आया था। लिखा हुआ है महालेखाकार, संबंधित कोषाधिकारी, वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग, महालेखाकार एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग। अब देखो महालेखाकार नहीं होगा, संबंधित कोषाधिकारी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बात ही विभाग अध्यक्ष की हो रही है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, और हमने हमेशा आपको बताया है कि सबसे पावरफुल है और सारी चीजों का हेड कौन है, तो वो है वित्त विभाग। मतलब यदि किसी भी प्रकार की अनिश्चितताएं प्राप्त हो रही है या कोई भी यदि समस्या आ रही है तो वो सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर है आपके वित्त विभाग। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है आपके वित्त विभाग की वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक जो विभाग है उसके द्वारा की सूचना दी जानी चाहिए, उससे सूचना प्राप्त होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, तो आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। फिर देखो अब हम बात करें टेस्ट सीरीज की। अब देखो लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है टेस्ट सीरीज। क्वालिटी एजुकेशन की हमारी जो टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसमें आपको टोटल 50 टेस्ट मिलने वाले हैं। मतलब पहले 40 टेस्ट दिए जा रहे थे, उसमें से 10 टेस्ट और ऐड कर दिए गए हैं, तो आपको टोटल 50 टेस्ट इसमें मिलेंगे, जिसमें पेपर 1 के 25 टेस्ट मिलेंगे और पेपर 2 के भी 25 टेस्ट। पेपर 1 की बात करूं तो टॉपिक वाइज तो 12, और फुल सिलेबस या फुल लेंथ हम बात करें तो 13, और टॉपिक वाइज हम पेपर 2 की बात करें तो 12 टेस्ट, और पेपर 2 में जो फुल लेंथ है या फुल सिलेबस की बात करें तो वो 13 टेस्ट मिलने वाले हैं। मतलब फुल टेस्ट है कि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी प्राइस के बारे में बात करूं तो प्राइस बिल्कुल नॉमिनल है, 399 रुपए प्राइस रखी गई है। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, वीडियो आज समाप्त हो गया है, हमने जो अध्याय नियम 12 है वहां तक की चीजें कंप्लीट पढ़ ली है। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।